वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 18 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज भी हम शुद्ध उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और रूल्स, जिसमें आज के लेक्चर में हम ये के बारे में थोड़ा और स्टडी करेंगे, अदक के बारे में पढ़ेंगे और शुद्ध विश्राम के बारे में पढ़ेंगे। गुरबाणी व्याकरण जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने ओंकुड़ का तीसरा रूल सीखा था, उसमें ये सीखा था कि जिन शब्दों को ओंकुड़ नहीं होती वो पुकार रूप में होते हैं या संबोधक रूप में होते हैं, जिसमें उच्चारणता में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था। जब हमने वो रूल सीखा, हमें पता चल गया कौन से शब्दों को पुकार करना है। इसी तरह जब हमने संबंध की नोट पढ़ा, जहां पर शब्द के साथ अगर ओंकुड़ लगी हो, साथ में अगर कोई संबंध की पद भी लगा हो, तो उन दोनों शब्दों को साथ नहीं उच्चारा जाता, बीच में एक ब्रेक देके उच्चारण करना पड़ता है या कॉमा लगा के उच्चारण करना पड़ता है। तो उस चीज ने भी हमें गुरबाणी समझने में, गुरबाणी के अर्थ करने में और गुरबाणी की शुद्ध उच्चारण करने में बहुत हेल्प किया, बहुत मदद की। आज भी शुद्ध उच्चारण के इसी तरह कुछ और रूल सीखेंगे। पिछला मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा दूं। पिछले लेक्चर में हमने जो है पैरी अक्षर के बारे में सीखा था, पैरी अक्षर र और पैरी अक्षर ये की एक एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज भी जो है पैरी अक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरी अक्षर जब हमारे पास गुरु महाराज ने गुरबाणी में हाहा दर्ज किया ना, हाहा फुल फॉर्म में इस तरीके से आता है। आप सबको आवाज क्लियर है मेरी? जी, आवाज आ रही है, सबको क्लियर है, ठीक है। हाहा जब गुरबाणी में दर्ज हुआ और गुरु महाराज ने हाहा को पैरी अक्षर में दर्ज करना चाहा, तो गुरु महाराज ने किस तरीके से दर्ज कर दिया? गुरु महाराज ने ऐसा एक सिंबल बना दिया पैरों में, ठीक है। मीन्स की जिसका जो वर्टिकल लाइन आ रही है या कर्व लाइन जो बड़ी वाली आ रही है, वो अगर राइट साइड से है, ठीक है, तो वो हाहा कहलाएगा। मीन्स की राइट साइड से अगर लाइन बड़ी है और लेफ्ट साइड से लाइन छोटी है, तो वो क्या कहलाएगा? हाहा कहलाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास यैया गुरु महाराज ने पैरी अक्षर में दर्ज करना हुआ, तो गुरु महाराज ने इसका साइड चेंज कर दिया, ठीक है। यैया पैरी अक्षर में रूप जब यैये का आता है, तो उसका लेफ्ट साइड से जो कर्व एंगल है या फिर जो वर्टिकल लाइन आ रही है इसकी, ये लेफ्ट साइड से बड़ी होती है और राइट साइड से छोटी होती है, ठीक है। हाहा और ये का ये डिफरेंस आ जाता है। और यैया जब भी पैरों में लग जाता है, उसका हम किसी शब्द के साथ उच्चारण किस तरीके से करते हैं? स्यारी और आयरा मिला के, ठीक है। हम आगे कुछ वर्ड्स देखेंगे, कुछ शब्द देखेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा किस तरीके से हम शब्दों के साथ स्यारी और आयरा मिला के उसकी उच्चारणता करते हैं। जैसे कि कल भी हमने दो शब्द देखे थे, सुदाक्षर और आक्षर, ठीक है। इनमें इनको उच्चारण क्या किया जाएगा? शुद्धाक्षर। खक्के के साथ स्यारी लग जाएगी और आयरा लग जाएगा उच्चारण करते वक्त, ठीक है। उच्चारण करते वक्त इसकी ये फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। अगर क्लैरिटी से, क्योंकि आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको कि जब हम उच्चारण करेंगे तो स्यारी और आयरा लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मेशन हमारे पास कौन सी आ जाएगी? स्यारी और आयरे की फॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर उच्चारण करते वक्त हम ये दो मुहारियों मीन्स के स्यारी और आयरे का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास यहाँ पर सारे शब्द शो हो रहे हैं, इनका मैं उच्चारण कर देता हूँ। शुद्ध उच्चारण जो है, शब्द हमारे पास वो भी आपको दिख रहे हैं और उच्चारण इनका कैसे होगा? शुद्धाक्षर, आक्षर, तस्य, जन्स्य, कुटुम्बत्ते, वासुदेवस्य, ठीक है। वासुदेवस्य आप देख रहे हैं सस्य के नीचे ववा भी लगा हुआ है, तो ये सस्सा और ववा आपस में डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे और फिर यैया जो सस्य के नीचे आ रहा है, पैरी यैया, उसको स्यारी और आर लगा के उच्चारण किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर उच्चारण पंजाबी में समझने में मुश्किल हो रही है, तो आपके लिए इंग्लिश उच्चारण भी लिखी हुई है, आप वहां पर भी क्लियर होके देख सकते हैं। शुद्धाक्षर, आक्षर, तस्य, जन्मस्य, कुटुम्बत्ते, वासुदेवस्य, ठीक है। जी, पैरी यैया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड में नहीं था, तो मैंने खुद ही एक जो है कर्व सिंबल बना के यहाँ पर लगा दिया।
कीबोर्ड में मौजूद नहीं था। तो वैसे गुरबानी में तो सही तरीके से लिखा होता है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ड्स आ रहे हैं गुरबानी में, वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा होगा, पर साइन यही होता है, ठीक है। हम साइन देख रहे हैं, साइन कौन सा होता है और उच्चारणता किस तरीके से होती है। साइन जब भी आएगा ये का पैरी में जब भी इस्तेमाल होगा तो लेफ्ट वर्टिकल लाइन जो होगी उसकी लंबी होगी और राइट वर्टिकल लाइन कर्व लाइन वो क्या होगी, छोटी होगी। थर्ड वाला हमारे पास है तस्य, ठीक है। तस्य, सस्य स्यारी और अ का उच्चारण किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तस्य जन्मस्य कुटुम्बते वासुदेवस्य, ठीक है। समझ जाएं, ये संस्कृति वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं जो इस तरीके से उच्चारण किए जाते हैं और जिनके पैरी में ये या लग जाता है, ठीक है। आप सबको ये क्लियर, आगे चलें। जी जी, ओके, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आज जो है यैया पैरी यैये के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे हम विसर्गों के बारे में या विसर्गा। गुरबानी में आपको जो ये दो साइंस सर्कल्स वाले नजर आ रहे हैं, ये इस्तेमाल होते हैं श्लोक संस्कृति में। जब भी जिन्होंने भी श्लोक संस्कृति पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये दो तरीके से ये दो तरीके के सिंबल जो हैं श्लोक संस्कृति में कुछ शब्दों के साथ इस्तेमाल होते हैं। बहुत सी संगतों को नहीं पता होता ये जो सिंबल आ रहा है गुरबानी में, ये कहाँ से दर्ज हुआ है या फिर कहाँ से डिराइव हुआ है या फिर इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाए। विसर्गा जो हमारे पास होती हैं ये संस्कृत भाषा से ही आई है। आप ऐसा समझ लें ये तत्सम रूप में आ गई हैं, गुरबानी में दर्ज हो गई हैं, ठीक है। जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते थे वैसे ही वो गुरबानी में दर्ज हो गए, उसी रूप में जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते थे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। विसर्गों का उच्चारण जो है ना हाहे के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अभी हा समझ लें हमारे पास कितने रूप में आ गया, तीन रूप में आ गया। एक विसर्गों के रूप में, एक हाहे का अपना रूप जो मैंने आपको थोड़ा पहले भी क्लियर कर दिया, एक हमारे पास कॉमा वाला रूप आ जाता है हाहे का जिसको कहा जाता है हलंत, ठीक है। हलंत का जब भी हलंत किसी पैर के नीचे लग जाता है, जैसे हमने एक वर्ड पीछे भी देखा था जब हम गुरबानी व्याकरण सीख रहे थे, उसमें एक लफ्ज आया था तुम्हारी, वहां पर मम्मे के नीचे हाहा लगा हुआ था और ये बिल्कुल हल्का सा उच्चारण किया जाता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। हलंत एज अ सिंबल है, जैसे तुम्हारी के साथ मम्मे के नीचे इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखी नहीं हुई, पर मम्मे के नीचे अक्सर औकात लगा होता है या बाकी शब्दों के नीचे लगा होता है। अगर किसी भी शब्द के साथ ये, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर ये मम्मे के नीचे लगा हुआ हो तो इसकी उच्चारणता किस तरीके से होगी, तुम्हारी, ठीक है। बिल्कुल हा सा, हल्का सा जो है हा इंक्लूड होगा, ज्यादा गहराई से नहीं। और अगर उसमें पैरी हाहा आ जाता है, हलंत नहीं, पैरी हलंत नहीं, पैरी हाहा आ जाता है, तब उसका उच्चारण हो जाएगा तुम्हारी, ठीक है। कंप्लीट कॉल होगा वहां पर हा। और जब विसर्गें लग जाएं तो विसर्गें की हम आगे एग्जांपल देखते हैं। जब हम सलूक संस्कृति पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ शब्द इस रूप में आ जाते हैं। संदूरण लिखा होगा, ठीक है, आगे जो है विसर्गें लगी होगी, तो इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, संदूरण है, ठीक है, संदूरण है। हल्का सा हाहे का भी यहाँ पर उच्चारणता होगी। इसी तरह कुछ और आपको शब्द दिखा देता हूँ जिनमें विसर्गें लगी होती हैं, सलूक संस्कृति में आते हैं हमारे पास ये शब्द। दृढ़ तृण, ठीक है, ये तृण लिखा होता है और आगे जो है विसर्गें लगी होती हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दृढ़, ठीक है, दृढ़। एक और शब्द देख लेते हैं, लिखण लिखा होता है और लिखण के आगे विसर्गें जब लग जाती हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, लिखण है, ठीक है। मतलब कि विसर्गें हमें जो है हाहे का उच्चारण देती हैं और विसर्गें सलूक संस्कृति जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के आखिरी अंग पढ़ते हैं, तकरीबन आई थिंक आफ्टर 1350 एंड, ठीक है, 1350 के बाद जो अंग आते हैं, 1353 अंग आता है हमारे पास, जहाँ से सलूक संस्कृति शुरू होता है और सलूक संस्कृति में ही यही जो विसर्गें हैं इस्तेमाल होती हैं, ठीक है संदीप जी। जी हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस्तेमाल होते हैं।
लावा का साउंड नहीं हो रहा, हाहे का साउंड उच्चारण किया जा रहा है। हाहा असल में जब भी उच्चारण किया जाता है तो हाहे का साउंड ऐसे लगता है कि वो लावा में प्रकट हो रहा है, ठीक है। हाहा अपनी जो साउंड रखता है वो लावा से रिलेटेड रखता है, इस वजह से हमें लगता है कि हाहे का साउंड लावा में उच्चारण हो रहा है। और लावा में जो अगर उच्चारण हो भी रहा है तो उसमें गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्योंकि हाहा अपनी क्वालिटी इस तरीके से रखता है साउंड करने की या धुन प्रकट करने की या आवाज प्रकट करने की कि वो लावा में हल्का सा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिखण है, दृढ़ंतण है, संदूरण है, ठीक है। हल्का सा हा उच्चारण किया जाएगा। मुक्ता आप यहाँ पर उच्चारण ही नहीं कर सकते, मुक्ता आप कैसे उच्चारण करेंगे, क्योंकि हाहे का अपना साउंड होता ही समझ जाए लावा के साथ ही होता है प्रकट, ठीक है। या फिर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। गुरबाणी में जैसे हमारे पास एक लफ्ज आ जाता है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, शहर, ठीक है। शशे के हमने उच्चारण करते वक्त क्या कर दिया, शहर भी उच्चारण हो सकता है, पर हा अक्सर औका जो है, जैसे एक और लफ्ज आ जाता है, इसको हम क्या उच्चारण करते हैं, टहल। तो ये टहल या शहर उच्चारणता गलत नहीं होती, क्योंकि हाहा अपना जो है ना हल्का सा स्वर बदल देता है, अपनी आवाज बदल देता है। आवाज उसकी इस तरीके से बदलती है कि वो पिछले लफ्ज के ऊपर लावा के रूप में आ जाता है। जैसे शहर हम बोलते हैं ना, शहर, हाहा फिर हल्का सा बुलाया जाता है टहल, ठीक है। टट्टे के ऊपर जो है लावा उच्चारण हो गई और जो है हल्का सा फिर टहल, हल्का सा हाहा आ गया, ठीक है। कहने का मकसद कि हाहा जब भी गुरबानी में आता है उसका अपना जो है साउंड इस तरीके से प्रकट होता है कि वो हमें लगता है कि लावा के रूप में उसको उच्चारा जा रहा है। और अगर इस तरह से उसकी उच्चारणता हो रही है तो उसकी उच्चारणता गलत नहीं है। जैसे कल हम बात कर रहे थे पैरी अक्षर श्री के बारे में, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि सस्य के साथ स्यारी उच्चारण हो रही है। सस्य के साथ वहां पर स्यारी क्यों उच्चारण हो रही थी, क्योंकि सस्सा वहां पर हाफ कॉल किया जा रहा था। जब हम सस्से को आधा कॉल कर रहे थे, हाफ कॉल कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सस्सा हमारे पास वहां पर स्यारी के रूप में मौजूद है। इस वजह से काफी तर्कसंगतों को लग रहा था कि वहां पर श्री सस्से के साथ स्यारी उच्चारण की जा रही है। वहां पर सस्सा हाफ कॉल हो रहा था, इस वजह में लग रहा था कि स्यारी उच्चारण हो रही है। आवाज नहीं आ रही या जी, इनको दोबारा सबको जो है एक बार उच्चारण कर लेते हैं। पहला वर्ड पढ़ा जाएगा संदूरण, ठीक है। दूसरा दृढ़ंतण, लिखण, ठीक है। संदूरण, दृढ़ंतण, लिखण, ठीक है। हल्का सा हा उच्चारण किया जाएगा। बीच वाली साइन की कोई एग्जांपल, हा, हा तो जब भी लग जाता है पैरी में तो वो कंप्लीट उच्चारण किया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के साथ हम लगा दें हा, तो वो हा ही उच्चारण किया जाएगा। एज अ पैरी डायरेक्ट कॉल किया जाएगा, जैसे हम डायरेक्ट ररा कॉल कर रहे थे वैसे ही डायरेक्ट हा कॉल किया जाएगा, ठीक है। शब्द के मुताबिक हम उसको उच्चारण करते हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं है अभी, या फिर एग्जाम्पल लिख भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर इस रूप में आ जाता है हा हमारे पास, तुम्हारा, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा तुम्हारी, ठीक है। फर्स्ट वाले साइन की भी एग्जांपल लिख देता हूँ, पर फर्स्ट वाला सिंबल मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगा कीबोर्ड में। चलिए देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं।
पंकज जी ये साइन अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी समझे, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले जहां पर पैरी हाहा आ गया हमारे पास, वहां पर उच्चारण किया जाएगा तुम्हारी, और जहां पर हमारे पास हलंत लग जाए वहां पर उच्चारण किया जाएगा, वहां पर हल्का सा हा डाला जाएगा तुम्हारी, ठीक है। डायरेक्टली समझने, बहुत ही तेजी से उच्चारण होगा और हल्का सा बिल्कुल हा उच्चारण किया जाएगा तुम्हारी, ठीक है। और पैरी हा जहां पर पूरा लग जाता है वहां पर आप उच्चारण कंप्लीट कर सकते हैं, तुम्हारी, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो। जी आप चलते हैं कुछ और शुद्ध उच्चारण के रूल्स और कुछ और शुद्ध उच्चारण के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अंक शायद तो मुझे याद नहीं है, आप 1353 के बाद देख सकती हैं मनीषा जी, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट अंक शायद मुझे याद नहीं है, ठीक है। शुद्ध विश्राम कॉमा को कहा जाता है कि कहाँ पर सही जगह पे जो है कॉमा का इस्तेमाल किया जाए उच्चारण करते वक्त। देखिए वाणी जब भी पढ़ते हैं ना, वहां पर विश्राम लगाना बहुत ही लाजमी हो जाता है, और शुद्ध विश्राम लगाना बहुत ही लाजमी हो जाता है। अगर हम शुद्ध विश्राम नहीं लगाते या सही तरीके से रुक के उच्चारण नहीं करते, तो आज हम कुछ ऐसी पंक्तियां देखेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा, जो अगर हम सही तरीके से विश्राम ना लगाएं या शुद्ध विश्राम हम इस्तेमाल ना करें, तो पंक्ति के अर्थ कितने ज्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पर पंक्ति दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पर विश्राम इस्तेमाल नहीं करूंगा उच्चारण करते वक्त, ऐसे ही उच्चारण करूंगा, और हम अर्थ भी करेंगे पंक्ति के, देखेंगे कि पंक्ति हमें क्या समझा रही है। गुर अर्जन कर कुर रामदास भगत उतर आयो। अब अर्थ करते हैं, ठीक है। गुरु अर्जन की बात हो रही है, घर घर को ही कहा जाता है, ठीक है। गुरु रामदास की बात हो रही है, ठीक है, भगत की बात हो रही है। उत्तर मीन्स के आ गए, ठीक है, उत्तर आयो, आ गए मीन्स के भगत उतर आयो, कंप्लीट फॉर्मेशन ये हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमने ट्रांसलेशन भी कर ली, देख लिया, अगर अर्थ किए जाएं कि गुरु अर्जन के घर गुरु रामदास जी भगत उतर के आ गए, तो यहाँ पर कुछ अर्थ समझ नहीं आएंगे, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी, तो यहाँ पर कहने का मकसद, अब देखिए, ये तो अनर्थ हो जाएंगे अगर हम गुरबाणी के इस तरीके से उच्चारण करें और जो है इस तरीके से अर्थ करें कि गुरु अर्जन के घर गुरु रामदास जी भगत उतर के आ गए या जम गए, ठीक है, या प्रगट हो गए या उनका प्रकाश हो गया, तो ये तो गलत अर्थ हो जाएंगे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी गुरु रामदास जी के बेटे थे, मीन्स की गुरु अर्जन देव जी पांचवी पातशाही थी और जी थी। गुरु अर्जन देव जी रामदास जी के बेटे थे, पर यहाँ पर तो जब हम अर्थ कर रहे हैं, अर्थ हमें कुछ और ही बता रहे हैं। चले यहाँ पर एक बार विश्राम है कि अगर हम यहाँ पर विश्राम लगा लें तो क्या अर्थ हमें मिलेंगे। अगर इस तरीके से विश्राम लगाया जाए, गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो, तो ये भी उच्चारण था और ये भी शुद्ध विश्राम, ये भी जो हमने विश्राम लगाया ये भी विश्राम गलत हो जाएगा कि गुरु अर्जन के घर गुरु रामदास जी भगत उतर के आ गए, ये भी सेम वही अर्थ हो गए जो हम पहले अर्थ कर रहे थे।
तो इसका मतलब अभी तक हमने जो है सही तरीके से विश्राम इस्तेमाल नहीं किया। सही विश्राम या सही शुद्ध विश्राम कहाँ पर लगाया जाएगा? गुर अर्जन के बाद। अभी उच्चारणता करते हैं और उच्चारणता करते ही गुरबाणी के अर्थ हमें क्लियर हो जाएंगे। गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। अर्थ क्लियर हो गए। गुर अर्जन, ठीक है, कॉमा, घर गुरु रामदास की, गुरु रामदास जी के घर। ठीक है, जब घर गुरु रामदास एक साथ हमने उच्चारण किया तब हमें बात क्लियर हो गई कि गुरु रामदास जी के घर गुरु अर्जन देव जी भगत उतर के या भगत जम पाए या उनका भगत अवतार हो गया या उनका प्रकाश हो गया। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ पर शुद्ध विश्राम किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर शुद्ध विश्राम हम इस्तेमाल नहीं करते, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पंक्ति के गलत अर्थ हो जाते हैं। ठीक है संजय जी, सबको क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम इस पंक्ति में शुद्ध विश्राम लगाएं यहाँ पर, ठीक है, उच्चारणता करते हैं, माधवे बज दिन नित्य रैणी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा को पुकार कर रहे हैं माधवे, और परमात्मा को कह रहे हैं भजो या जपो, दिन रात जपो। ठीक है, हम परमात्मा को कह रहे हैं माधवे बज दिन नित रैणी, तो ये तो सही अर्थ नहीं हुए, गलत अर्थ हो गए। मीन्स कि यहाँ पर भी हमने गलत विश्राम लगाया। सही विश्राम कहाँ पर लगाया जाएगा? माधवे बज दिन नित रैणी। मीन्स के यहाँ पर हुक्म प्रकार हो जाएगा कि परमात्मा को जपो, माधवे बज दिन नित्य रैणी। ठीक है, सही विश्राम कहाँ पर लगाया जाएगा? बज के बाद। जी हाँ, संबंधकी में भी हमने सीखा था, संध्या राजानी जी, हमने जो है संबंधकी जब नोट पढ़ा था उसमें भी संबोधक में भी सीखा था। ठीक है, जी ज्योति बाई जी, आयो पढ़ा जाएगा। ठीक है, आयो, आयरा कना जैया और उड़े अंकुर आयो। ठीक है, क्लियर है आपको? एक और हम एग्जाम्पल देख रहे थे शुद्ध विश्राम की, जो अक्सर औकात कीर्तन सवेले की भी वाणी में आ जाता है हमारे पास, और जब हम आरती साहब का पाठ करते हैं तब भी हमें ये पंक्ति मिल जाती है। सहस तव नैन, नन नैन है तोए कहो, सहस मूरत नन एक तो ही। कि ऐ परमात्मा अनेक आंख के नैन है, नैन कहा जाता है आंखों को, ठीक है, नेत्र को। सहस तव नैन, नन नैन है तो एक, पर देखा जाए तो आपका एक भी नैन नहीं या फिर एक भी नेत्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अरूप हो, आपका कोई रूप ही नहीं है। सहस मूर्त, देखा जाए तो आपकी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे रूप हैं, और अगर फिर से दोबारा देखा जाए आपको तो आपका एक भी रूप नहीं है, आप अरूप हैं या फिर आप जो है निरंकार हैं, निराकार हैं, है ना, एक तो ही। सेकंड वाली पंक्ति उच्चारण की जाएगी, माधवे बज दिन नित रैनी। ठीक है, देखिए पंक्ति को देख के आपने विश्राम करना है। अक्सर औकात काफी संगतों को विश्राम के बारे में नहीं पता होता ना, तो हमारे पास गुरबाणी के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें शुद्ध विश्राम उन्होंने लगाए होते हैं कि कहाँ पर शुद्ध विश्राम लगा के गुरबाणी को उच्चारा जाए। ठीक है, बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं, नाम तो नहीं पता अभी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा। उसमें जो है एप्लीकेशंस में लिखा होता है या फिर कलर किया होता है जहां पर हमने शुद्ध विश्राम लगाने हों। ठीक है, लास्ट वाली एग्जांपल दोबारा सुन लें, पंक्ति दोबारा उच्चारण सुन लें। सहस तव नैन, नन नैन है तो एक, सहस मूरत नन एक तो ही। ठीक है, इस तरीके से विश्राम लगा के उच्चारण किया जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध विश्राम सबको क्लियर है यहाँ पर?
जी करेक्ट, ठीक है। जी चलें, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, पैरी ववा अखर नहीं करवाया। पैरी ववा अखर, पैरी तो हमारे पास बहुत सारे अखर आ जाते हैं, पर क्योंकि हम ज्यादातर मिस्टेक्स र और यया में करते हैं और हा हमें नहीं पता होता किस तरीके से उच्चारण किया जाए, तो वही कवर करवाए गए थे। बाकी जितने भी हमारे पास पैरी अखर आ जाएंगे उनका समझ लीजिए डायरेक्टली उच्चारण किया जाएगा जिस भी लफ्ज के साथ वो लग जाए, ठीक है। अभी हम अदक की उच्चारणता के बारे में पढ़ते हैं कि गुरबानी में अदक क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, पर योग था पे सही जगह पर अदक का उच्चारण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अदक की अगर आगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स आ जाएंगी जिसमें हमें पता चल जाएगा जो हम अदक की उच्चारणता नहीं करते तो थोड़े से लफ्ज जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। सेकंड की मीनिंग बता दूं, मैं दोबारा पीछे आ जाता हूँ। सेकंड पंक्ति में जो अगर हम गलत उच्चारणता करते हैं जैसे कि माधवे भज तिन नित्य रैणी, वहां पर अर्थ हो जाएंगे कि हम परमात्मा को कह रहे हैं कि परमात्मा आप जपो, दिन रात जपो, ठीक है। पर ये गलत अर्थ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं कह सकते। तो इसके सही अर्थ या सही विश्राम कहाँ पर लगाया जाएगा, माधवे भज, ठीक है, भज के बाद विश्राम लगाया जाएगा। मीन्स कि हमें हुक्म हो रहा है कि हम परमात्मा को जपें या याद करें, ठीक है। और किस वक्त जपें, दिन नित्यरैणी, हर वक्त, दिन भी रात भी, हर वक्त उसको जपते रहें। अदब गुरबानी में हमारे पास जो है, कहने का मकसद कि इस्तेमाल नहीं होती, पर सही जगह पर अदब का उच्चारण भी गुरबानी में बहुत लाजमी हो जाता है। अदब किस तरीके से उच्चारी जाए या अदक को किस तरीके से अदक का साउंड प्रकट किया जाए। अदक अपने तो दूसरे अखर की आवाज दुगनी कर देता है, मतलब कि जिस भी अखर के साथ अदक लगी होगी वो अपने दूसरे अखर की आवाज जो है दुगनी कर देगा या बड़ी कर देगा या डबल कर देगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक शब्द आ जाता है बिल्ली, अगर इसके ऊपर अदक लग जाए तो इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, बिल्ली, ठीक है। समझ जाए, इंग्लिश में डबल एल इस्तेमाल हो जाता है और यहाँ पर हम ल को थोड़ा ट्रैक करके जो है ल को थोड़ा दुगनी आवाज में उच्चारण करेंगे, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली। और अगर अदक ना लगी हो हमारे पास तो कैसे उच्चारण किया जाएगा, बिल्ली, ठीक है। ल पर हम ज्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे, जोर भी नहीं देंगे और डायरेक्टली उच्चारण किया जाएगा बिल्ली, ठीक है। अदक समझ जाए, जिस भी अक्षर के ऊपर अदक लग जाए वो अपने दूसरे अक्षर की आवाज दुगनी कर देता है या डबल कर देता है, या फिर उस अक्षर की आवाज को हमने प्रेशराइज करके उच्चारण करना पड़ता है। नहीं, ताऊ नहीं पढ़ा मैंने, तव ही पढ़ा था, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तव ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अदक के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। गुरबानी में हमारे पास जब हम जाप साहब का पाठ करते हैं ना, तो ये हमारे पास एक अक्षर आ जाता है, शब्द आ जाता है वहां पर, जिसका हम उच्चारणता करते हैं बच्छैया, ठीक है। क्या उच्चारण करते हैं हम, बच्छैया। अब बच्छैया हमने क्यों उच्चारण किया या फिर कैसे इसका बच्छैया उच्चारण किया हो गया, क्योंकि यैया लगा हुआ है। अब यैये की आवाज दुगनी कैसे की जाती है ये हमें नहीं पता। ज्यादातर गुरबानी में जब भी इस्तेमाल होता है ना, तो जैसे कि आपको बता दिया कि आवाज दुगनी करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको ये एक वर्ड की इस्तेमाल एग्जाम्पल इसलिए दी गई है क्योंकि जाप साहब में जब हमारे पास ये लफ्ज आता है, शब्द आता है, तब इसको हम बच्छैया उच्चारण करते हैं। और बच्छैया क्यों उच्चारण करते हैं हम वो देख लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि अदक जो है अपने से दूसरे लफ्ज की, जिस भी अक्षर के ऊपर अदक लगता है वो दूसरे लफ्ज की आवाज दुगनी कर देता है। और पीछे हमने ये भी सीखा था कि पैरी यैया जब हमारे पास लगता है तो उसकी उच्चारणता किस तरीके से की जाती है, स्यारी और आयरे कना को आयरे मुक्त को
जोड़ के, ठीक है। स्यारी और आर्य मुक्त की इस्तेमाल की जाती है। अगर हमारे पास पूरा यही आ रहा है तो समझ लीजिए हम ईडी स्यारी और आर्य मुक्त का उच्चारण करेंगे, ठीक है। और अगर ये से पहले हमारे पास अदक इस्तेमाल हो जाता है या कहीं पर अगर इस्तेमाल नहीं भी हो रहा, गुरबानी में हम आगे जो है कुछ और शब्द देखेंगे, कुछ और पंक्तियां देखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि अदक का उच्चारण क्यों जरूरी हो जाता है। अगर यही पहले अदक का उच्चारण हो जाए तो हमें ये तो पता चल गया कि आवाज दुगनी कर देगा, मीन्स कि ईडी स्यारी हमारे पास दो बार इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। ईडी स्यारी प्लस आयरा मुक्त, ठीक है। ईडी स्यारी दो बार इस्तेमाल क्यों हो रही है, क्योंकि अदक आवाज दुगनी कर देता है। अच्छा, जब हम ईडी स्यारी और ईडी स्यारा को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ईडी ब्यारी बन जाता है। इस वजह से ऊपर जो हमारे पास शब्द आ रहा था जिसके ये से पहले अदक लगी हुई थी, हम उसको उच्चारण था क्या करे थे, बच्छैया। हम ईडी के साथ ब्यारी लगा रहे थे, ना कि स्यारी, ठीक है। ये आपको क्लियर है। यहाँ पर भी ये से पहले अगर हमारे पास अदक इस्तेमाल हो गया तो हमने अदक की वजह से आवाज दुगनी करनी चाहिए। जब हमने आवाज दुगनी की तो ईडी स्यारी को दो बार मेंशन किया। ईडी स्यारी जब आपस में प्लस हो गए, मीन्स के उनकी आवाज जब इकट्ठ की गई, एक रूप में की गई, तो वो हमारे पास ईडी ब्यारी बन गई, ठीक है। सिमरन मोतियानी जी रिपीट भी कर दिया, आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जी दोबारा एक बार। अच्छा, स्यारी के साथ भी वर्ड बनाए कोई भैया। स्यारी के साथ मैं नहीं समझा तनु जी, थोड़ा और क्लियर के साथ, मीन्स की क्लैरिटी के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सिमरन मोटियानी जी मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए गुरबानी में हमारे पास जाप साहब जब हम बाणी पढ़ते हैं ना, हमारे पास ये शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं वहां पर जहाँ पर ये से पहले अदक लगी हुई होती है, और हम यहाँ पर उच्चारण का क्या करते हैं, बच्छैया उच्चारण करते हैं, ठीक है। और बच्छैया हमने देखा क्यों उच्चारण किया, कि जब हमारे पास नॉर्मली यैया इस्तेमाल हो जाता है तब उसका उच्चारण हम ईडी स्यारी और आयरा मुक्त के साथ करते हैं। और अगर ये से पहले अदक लग जाए तो क्योंकि अदक आवाज दुगनी कर देगा, ईडी स्यारी हमारे पास दो बार इस्तेमाल हो जाएगी, और जब ईडी स्यारी की दोनों आवाजों को हम मिला देंगे तब वो हमारे पास ईडी प्यारी बन जाएगी। इस वजह से ऊपर हमने शब्द को बच्छैया उच्चारण किया था, और बच्छैया उच्चारण बिल्कुल सही है। उसे भी बिल्कुल जाप साहब में मोस्टली जो है हाफ या इस्तेमाल होता है, वो भी बिल्कुल उसी रूप में इस्तेमाल होगा, उसी रूप में उचारा जाएगा जैसे पैरी यैया गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। गुरु दसम पिता की जो बाणी है उसमें जो है हाफ यैया मीन्स के ऊपर से सिर्फ लाइन हट जाती है और बाकी पूरे रूप में वो दर्ज हो जाता है पैरी अखर में, और उसका उच्चारण भी समझ जाए कि हल्का सा साउंड ये का प्रकट किया जाएगा जैसे हम बाकी शब्दों में कर रहे थे। एक सेकेंड, रवीना राजानी जी आपने कुछ लिखा है पर समझ नहीं आ रहा। हो गया क्लियर, ठीक है। तब प्रसाद में जी हाँ, पवित्र में ववा पे अदक है तो वो कैसे उच्चारण होगा। ववे पे अदक आ गया तो तत्ते का साउंड डबल हो जाएगा, पवित्र, ठीक है। त पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अगर ववे के ऊपर अदक लगा हुआ है तो उसके बाद वाला जो शब्द आ जाएगा तत्ता, तो उसका कैसे उच्चारण होगा, तत्ते का उच्चारण थोड़ा प्रेशर देके थोड़ा दुगना करके होगा, ठीक है। बच्छैया, जी हाँ बिल्कुल रवीना राजन जी। आगे चलते हैं, हम गुरबाणी में से उदाहरण देख लेते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब हमारे पास बाणी होती है जहां पर अदक नहीं लगा होता पर कहाँ पर अदक लगाना लाजमी हो जाता है। एक पंक्ति आती है गुरबाणी में हमारे पास,
तीजय, यहाँ पर थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूँ पहले, तीजे पया पापी पेप, ठीक है। भया, नॉर्मली जब भया का लफ्ज इस्तेमाल होता है या भया जब हम उच्चारण करते हैं तो भया का मतलब हो जाता है दीवाना या दीवाने, ठीक है। और बेब कहा जाता है, भाभी, भाभी को कहा जाता है रिलेशन, ठीक है। भाभी मीन्स के भाई की वाइफ भाभी कहा जाता है, और बेब कहा जाता है बहन को, ठीक है। एक सेकेंड। बेब कहा जाता है बहन को। अगर बेब बहन को कहा जाता है, भाभी भाभी को कहा जाता है, तो भैया मीन्स के यहाँ पर मतलब दीवाना नहीं होगा, यहाँ पर भैया का कुछ और मतलब होगा। और उच्चारणता भैया की क्या की जाएगी, भैया, ठीक है। अदक लगा के यहाँ पर उच्चारणता की जाएगी, ठीक है। भैया, आपको पीछे जो है पूरी व्याख्या बताई गई कि क्यों यहाँ पर किस तरीके से ईडी ब्यारी इस्तेमाल होगी, और यहाँ पर अदक की वर्तु होगी, मीन्स के गुरबानी में लिखा नहीं हुआ, पर हम उच्चारण करते वक्त अदक का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बया उच्चारण करेंगे तो बया का मतलब हो जाता है दीवाना या जो मधुर हो जाए, ठीक है, बया। जब हम भैया उच्चारण करेंगे तब अर्थ हमें क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर भाई की बात हो रही है या भैया की बात हो रही है, ठीक है। एक और पंक्ति आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर अदब की उच्चारणता बहुत ज्यादा लाजमी हो जाती है। और इसके अलावा जब हम आगे और भी पंक्तियां पढ़ेंगे, बिंदी की जब उच्चारणता शुरू होगी ना, तो उसमें आपको कुछ और भी पंक्तियां मिल जाएंगी जहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यही अदब का उच्चारण जरूरी हो जाता है कुछ शब्दों के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक शब्द आ गया, यहाँ पर क्या उच्चारण किया जाएगा, सो रमैये, ठीक है, कव मिलय न सुपने। अब क्योंकि आयरे के साथ लावा लग नहीं सकती तो इस वजह से ईडी के साथ यहाँ पर ट्रांसलेशन में लावा लगाई हुई है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर रमैये उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। रमैये की बात हो रही है, तो रमैये कव मिलय न सुपने। अच्छा, मिलय अक्सर औकात जब भी नन्ना लग जाता है ना, तो हम साथ उच्चारण कर लेते हैं या नन्हे के साथ भी करना होते हैं, तो वो भी गलत उच्चारण हो जाती है। यहाँ पर भी आपने थोड़ा विश्राम लगा के, थोड़ा ब्रेक लगा के उच्चारण करना है, सो रम को मिलाए न सपने, ठीक है। एकदम से उच्चारण नहीं करना, सो रम ये को मिलाए न सपने, मिलाए न साथ नहीं मिला देना, ठीक है, मिलाए, ठीक है, अलग अलग कर करना है, सो रम ये को मिलाए न सपने। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सो रमैये कव मिलय सपने के, सपने में भी वो परमात्मा से नहीं मिल पाते, ठीक है। सो लग गया मी से वो की बात हो रही है, सो एजा यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, रमैये को अदक नहीं लगा हुआ, पर उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में अदक की वरतु नहीं की गई, उस वक्त अदक प्रचलित नहीं थी। या जैसे हम पीछे हमने सीखा था कि हमारे पास जो है सस्से पैर बिंदी वाले शब्द नहीं होते थे, जज्जे पैर बिंदी वाले शब्द नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, हमने पूरी व्याख्या शुरू में पढ़ी थी, ठीक है भैया। बालबोध में ये भी लिखा था कि जब अदक आता है तो पहले अल्फाज को रुक के पढ़ना है, या सही है? नहीं, जिस भी अक्षर के ऊपर अदक लग जाए उसके बाद वाला जो अक्षर होगा उसकी आवाज दुगनी की जाएगी। अदक की यही डेफिनेशन है, ठीक है, और कोई नहीं है भैया। अगर कोशिश किया करें पायल भीषम जी, जो भी आप बालबोध इस्तेमाल करते हैं, आप पंजाबी बालबोध इस्तेमाल करिए कीजिए, ताकि आपको सही नॉलेज वहां से गेन हो। भैया अगर ये लास्ट में ये मुक्ता है के साथ ही, तो वो बताए कैसे उच्चार करेंगे। ये है, सॉरी गलत लिखा है, गौरी देवी जी आपका सवाल नहीं समझ आया भैया। अदक नहीं लगी हुई तो ये को हम अदक का साउंड देंगे, हर जगह ये रूल होगा? नहीं नहीं, हर जगह रूल नहीं होगा, किसी किसी जगह पर, ठीक है। हमें
किसी किसी जगह पर अदक की उच्चारणता करनी होगी। जैसे श की, ज की हम किसी किसी जगह पर उच्चारण करते हैं शब्द को देख के, अर्थ समझ के, ठीक है। जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, या फिर ये जो है प्रोनाउंसिएशन सही नहीं लग रही, ये प्रोनाउंसिएशन सही इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वहां पर हम अदक के, श के, ज के या फिर बिंदी का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। बिंदी के उच्चारण के बारे में भी आपको आगे सिखाया जाएगा कि बिंदी का उच्चारण कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये के साथ काफी तर जगहों में जो है एज अ अदक जो है इस्तेमाल हो जाती है, पर हर जगह पर नहीं, ठीक है जी। बालबुद पंजाबी में ही होगी, पर बालबुद एक आती है हमारे पास, कहने का मकसद कि सिंध से जो डेवलप की गई है, जो सिंध से बनाई गई है, ठीक है। उसमें अक्सर औकात थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो वो कैसे पता लगेगा, वो अर्थ समझ के पता लगेगा संध्या राजानी जी। हमें थोड़ी खोज करनी पड़ेगी खुद से। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर अदक यूज करना है, कहाँ पर नहीं। जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया, भाभी और बेब की बात हो रही थी, तो आपने बता दिया, आपको खुद ही पता चल गया कि यहाँ पर भैया इस्तेमाल करना है। नीचे जो पंक्ति आ गई, आपने वहां पर देख लिया कि रमय उच्चारण हो ही नहीं रहा, बात हो रही है रमैये की, ठीक है। परमात्मा का अक्षर होगा तो मैं कहीं ना सुना होगा ये वाला रमैये, तो आपको यहाँ पर भी पता चल गया कि यहाँ पर भी अदक लगा के उच्चारण करना चाहिए, रमैये, ठीक है। इस तरीके से आपको अक्षर औकात गुरबानी में दूसरी पंक्तियों में भी पता चल जाएगा। जब हम आहिस्ता आहिस्ता अर्थ करना सीखते हैं ना, तब हमें कॉन्सेप्ट भी पता चलते जाते हैं, कहाँ पर सही उच्चारण करना है, कहाँ पर नहीं। जैसे भैया ये का साउंड आप बता रहे हो, रे के साथ के भी ये आयरा, तो अगर जैसे चौपड़ी साहब में धनिये लिखा है लास्ट में, ये मुक्ता है, इसका साउंड करके बताएं। गौरी देवी जी आप हैंड रेस कर दें, क्योंकि आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया अभी भी। हैंड रेस कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वाहिगुरु भैया। वाहिगुरू जी भैया खालसा, हम वाहिगुरू ये जी। कह रहे भैया हम ये कह रहे हैं, चौपई साहब के पाठ में आता है ना, धनिये धनिये लोगन के राजा, तो हम उसमें ये का साउंड पूछ रहे हैं। धनी ये होगा ना, जैसे आपने रमई ये मना ईडी आ रही है, कभी आयरा आ रहा है, तो ऐसे साउंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे भैया नहीं ना, इससे मतलब चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। है ना, वहां पर जो है यैया एज अदक के साथ उच्चारण नहीं किया जाएगा, वहां पर उच्चारण किया जाएगा धन्य धन्य, ठीक है। धन्य धन्य लोकन के राजा, दुष्ट अंधा गरीब नवाजा, ठीक है। वहां पर उच्चारणता होगी तन्य, क्लियर है। वहां पर मेरे ख्याल जी से यैया लगा हुआ है ना, जी जी अधा यैया लगा हुआ है ना, तो हल्का सा यैये का उच्चारण किया जाएगा तन्य, ठीक है। इस वजह से वहां पर जी। अदक भी नहीं लगेगी, क्योंकि पैरी यैया दिया हुआ है वहां पर हमें। नहीं भैया, पेरी यैया नहीं है, वो ना साथ में है, लास्ट में बिल्कुल लगा है पेरी। नहीं, हम जब हम दसम ग्रंथ की प्रिंटिंग में देखते हैं ना, वैसे असल में तन्य पर पैरी यैया लगा हुआ है, पर अक्सर औकात गुरबाणी कुछ एप्लीकेशंस में और टाइपिंग में वहां पर थोड़ी बहुत उनसे मिस्टेक हो गई है। कहीं पर हमारे पास पैरी यैया लगा देते हैं वो, या फिर कहीं पर जो है कंप्लीट यैया लगा देते हैं। वैसे ज्यादातर पुस्तकों में, ज्यादातर ग्रंथों में, जो पुरातन ग्रंथ हैं, उनमें पैरी यैया ही तन्य के साथ लगा हुआ है, जी ठीक है। जी, थैंक यू भैया। कोई बात नहीं जी। तो आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। वैसे जी हाँ, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, और बाकी की जो है, अच्छा एक बात बता दीजिए, जितनी भी संगत कनेक्टेड है, सिर्फ एक लेक्चर हमारा रहता है, अब वो मंडे को रखा जाए या सैटरडे को रखा जाए? सिर्फ एक लेक्चर रहता है, और गुरबानी व्याकरण का जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ आपको जो है
पिछला जो हमारा डे 17 का लेक्चर हुआ है वहां तक की चीजें इंक्लूडेड होंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखते हैं ज्यादा संगत क्या बोल रही है। ज्यादा संगत मंडे के अभ्यास पर है। अच्छा, वैसे मंडे को शायद सही होगा क्योंकि जब आप मंडे को टेस्ट क्लियर कर देंगे तो मंडे को रिजल्ट्स भी आपके साथ थोड़ी शेयर हो पाएंगे, और जो भी एग्जाम में आया होगा उसको भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा कि यहाँ पर क्यों कौन सा जवाब देना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत मंडे की एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से मंडे ठीक रहेगा। जी, सारी संगत मंडे ही कह रही है। रिजल्ट रिजल्ट जो है मंडे को एज अ वीडियो कॉलिंग पर भी थोड़ा सा अनाउंस हो जाएगा। थोड़ा सा कहने का मकसद कि आपके साथ जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि इनका सही जवाब क्या है और क्यों है। ठीक है, काफी तरह तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्या सही जवाब है, पर जिनको क्लियर नहीं होगा हम थोड़ा बहुत वीडियो कॉलिंग में डिस्कस भी कर लेंगे। और जो है वीक के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे एफबी पेज पर। टेस्ट जो होगा, एग्जाम जो आपका होगा, जितनी भी संगत कनेक्टेड है वो सुन लें। एग्जाम परफॉर्म करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, मीन्स के 10 से 12 तक एग्जाम ओपन होगा, और एग्जाम कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। उससे ज्यादा लग ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर टाइमर लगा होता है 40 सेकेंड्स का, तो उससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। 30 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है जी हाँ अमर कुमार जी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो कोशिश कीजिए सही तरीके से आप परफॉर्म कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और अगर आपने सही प्रैक्टिस की है, आप थोड़ी सी टिप भी आपको दे देता हूँ एग्जाम्स थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो कीजिए, जितने भी सवाल आएंगे कॉन्सेप्ट से ज्यादा आएंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास सवाल गुरु महाराज की पंक्तियों में भी आ जाएंगे, वहां पर आप फिर कॉन्सेप्ट पूछेगा यहाँ क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट याद करना बहुत ही लाजमी है। सारे रूल्स को सही तरीके से एक बार रिवाइज कीजिए, एक एक कुछ आप शब्द देख लीजिए। ठीक है, रेंडमली गुरबाणी में से कुछ शब्द उठा लीजिए और वहां पर रूल्स इस्तेमाल कीजिए। वहां पर देखिए क्यों जो है कौन सा संबोधक कारक है, अगर स्यारी लगी हुई है क्यों उच्चारण हो रही है, स्यारी तत्सम है या स्यारी वहां पर हमें अर्थ दे रही है, संबंध की अर्थ हो रही है। तो वो आपको एक दो शब्द भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ज्योति भाई जी, आप जरूर पास हो जाएंगे। मीन्स हमें 10 तो 12 के बीच में किसी टाइम भी कर सकते हैं। जी हाँ बरखा कुमारी जी, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अदक का पता नहीं होता तो हम तो इसको रमैये ही पढ़ते, फिर कैसे पता चले ये रमैया पढ़ना है। ऐसे तो काफी बाणी होगी जहाँ अदक यूज नहीं हुआ बट उच्चारण होगा, वहाँ कैसे पढ़ेंगे बाणी को। भैया इसका रिप्लाई दें पारस किंगरानी को। अच्छा, पारस किंगरानी जी कहाँ गए? देखिए रमैया नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि आयरे के साथ मुक्त या आयरे के साथ जो आयरे के साथ लावा नहीं लगती। ठीक है, ये के ऊपर लावा लगी हुई है ना, तो इस वजह से यहाँ पर उच्चारणता की जाएगी रमैये। ठीक है, अगर लावा नहीं होती तो हम रमैया उच्चारण करते। ठीक है, लावा अगर नहीं लगी होती तब हम आयरा मुक्त लगाते हैं। यहाँ पर तो लावा लगी हुई है और लावा जो है ईडी लावा के साथ लगती है, तो इस वजह से यहाँ पर ईडी लिखी गई है, तो उसका उच्चारण होगा रमैये। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर पहिया उच्चारण किया जाएगा, रमैये उच्चारण किया जाएगा। आगे हमें जब बिंदी का आपको करवाया जाएगा ना मंडे को, उसमें आपके पास कुछ और जो है पंक्तियां आ जाएंगी जिसमें आप खुद ही बताएंगे कि कहाँ पर जो है पदक की उच्चारण करनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास पंक्तियां आ जाती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पर अदक उच्चारण करना चाहिए, कहाँ पर जो है बिंदी की उच्चारण तक की जाएगी। ठीक है जी जी संजय जी, इतनी सेवा परवान। रीटा कुमार जी,
नहीं, आज का इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ डे 17 के लेक्चर तक, ठीक है जी। संगत इतनी सेवा परवान, की वार वार माफी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।